Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हम चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड क्या होता है? जो हवा चलती होती है, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। तो हमने 7th में पढ़ा था इसके बारे में। स्टॉर्म तूफान को बोला जाता है। साइक्लोन आपको पता है, चक्रवात जो होता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब आपको पता है जब साइक्लोन आता है तो उससे काफ़ी डैमेज हो जाता है ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का। You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. हमने 7th में ये भी पढ़ा था कि ये जो नेचुरल फिनोमिना हैं इनसे हम काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. अब आज इस क्लास में इस चैप्टर में हम दो नए नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम होगा लाइटनिंग एंड दूसरा होगा अर्थक्वेक, भूकंप। वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स कि इस नेचुरल फिनोमिना से बचने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. तो आपने कुछ चिंगारी सी देखी होगी, स्पार्क देखा होगा आपको, बिजली के खंभे आपने देखे होंगे। जब वहाँ पे वायर जो हैं आपस में लूज होती हैं तो आपस में टच होने से एक स्पार्क सा आपने देखा होगा। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। और ये कब देखने को मिलता है? जब विंड चल रही होती है, जब तेज हवा चल रही होती है और वायर्स आपस में शेक करती हैं, टकराती हैं, तब ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, स्पार्क। यू माइट हैव आल्सो सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, कई बार क्या होता है, हम जब सॉकेट में प्लग लगाते हैं और जब वो प्लग लूज होता है तो वहाँ पे भी आपने एक स्पार्क देखा होगा, एक लाइट सी, छोटी सी चिंगारी सी। ठीक है। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, जब रेन के बाद जो बिजली आती है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्पार्क है, चिंगारी है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल, लेकिन वो बड़ी स्केल के ऊपर है। ठीक है। जो हमारे सॉकेट में है वो थोड़ा सा आपको स्पार्क दिखा, वायर के पास थोड़ा सा और ज़्यादा स्पार्क है, लेकिन लाइटनिंग जब आती है वो बड़े स्केल पे स्पार्क हो रहा है। इन एनिशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दी स्पार्क। अब एनिशियंट टाइम का मतलब पुराने टाइम में क्या था, जो लोग थे वो इस स्पार्क को नहीं समझते थे कि ये चिंगारी किस वजह से आती है। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. इसलिए वो लाइटनिंग से डरते थे और ये सोचते थे कि जब गॉड हमसे नाराज़ हो जाता है, हमसे गुस्सा हो जाता है, तो वो ऊपर से क्या डालता है? बिजली डालता है हमारे ऊपर। Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. अब हम समझ चुके हैं कि लाइटनिंग क्या है। जब क्लाउड्स में, बादलों में चार्ज इकट्ठा हो जाता है तब लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। ठीक है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से, लेकिन हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि ये जो स्पार्क होता है ये डेडली होता है। अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो फिर उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट है उसमें। अब नेक्स्ट है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ऐसी चिंगारियाँ या स्पार्क्स जिसके बारे में ग्रीक्स लोगों को पता था।
द एनिशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर क्या होता है? एम्बर एक सख्त पत्थर मान लो, मतलब जो हार्ड स्टोन है, और किसका बना हुआ है? वो गोंद का बना हुआ है। एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेसिन। किस टाइप का है? जैसे रेजिन होती है गोंद, हमें प्लांट से गोंद मिलती है, जब वो गोंद काफ़ी हार्ड हो जाती है तो उसको एम्बर बोलते हैं। और एम्बर जो है वो एक येलो से कलर का एक स्टोन होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसका ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है एम्बर का। ठीक है, तो जब एम्बर को रब किया जाता है फर के ऊपर, फर किसको बोलते हैं? फर बोलते हैं अगर कोई चीज़, अगर कोई कपड़ा किसी एनिमल के बालों से बना हुआ है, मतलब काफ़ी पतले पतले बालों से अगर कोई कपड़ा बना हुआ है, आपने देखा होगा कोई जैकेट वगैरह ऐसी बनी हुई। ठीक है, तो अगर हम एम्बर को, मतलब उस जो पत्थर है गोंद वाला, अगर उसको हम रब करेंगे फर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो एम्बर किसको अट्रैक्ट करेगा? छोटे छोटे जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हेयर होते हैं, लाइट होते हैं। तो अगर हम एम्बर को रेजिन के ऊपर रब करेंगे तो इससे क्या होगा? रब करने से जो रेजिन है, सॉरी जो फर है, फर में से जो चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाएगा? उस एम्बर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और उस चार्ज की वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फिनोमिना है। इसके बारे में किसको पता था? ग्रीक्स लोगों को। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end। और आपने ये भी देखा होगा जब हम कोई वूलन की बनी हुई या पॉलिएस्टर का कोई भी कपड़ा जब हम उतारते हैं तो हमारे जो हाथ के जो हमारे हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसी रीज़न से होता है, जब हम वूलन उतारेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर वूलन क्या करती है? रब करती हुई जाती है। अब रब करने से हमारी बॉडी का जो चार्ज है वो किसके ऊपर आ जाता है? वूलन के ऊपर आ जाता है। और उस वूलन को जब उतारते हैं तो जो हमारे लाइट ऑब्जेक्ट हैं, कौन से? हेयर, वो अट्रैक्ट होते हैं ऊपर की तरफ, वूलन की तरफ। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड। आपने सर्दियों में देखा होगा जब हम रात को ये जो वूलन की जो स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो एक चिंगारी सी निकलती है, एक क्रैकलिंग साउंड सा आता है, आपने देखा होगा। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर रब करती है, जैसे हमारे जो वूलन का स्वेटर है वो बॉडी के ऊपर रब करेगा तो हमारी बॉडी से जो कुछ चार्ज है वो वूलन के ऊपर आ जाएगा, और दोनों चार्ज में क्या होगा? फिर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर इसेंशियली द सेम फिनोमिना। अब जो अमेरिकन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने 1752 में हमें ये बताया कि जो लाइटनिंग है, जो बादलों में जो बिजली है, और जो आपके क्लोथ्स में जो स्पार्क हो रहा है, वो दोनों एक ही फिनोमिना है, दोनों एक ही जो है नेचुरल फिनोमेना के ऊपर बेस्ड हैं। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर। लेकिन इसको 2000 साल लग गए इस चीज़ को समझने में कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। तो बूजो क्या बोल रहा है? आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी। ये ऐसा सोच रहा है कि आश्चर्यचकित है ये कि इतना टाइम कैसे लग गया इस चीज़ की सिमिलरिटी को देखने में। तो पहली बोल रही है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। जो साइंटिफिक कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसमें काफ़ी हार्ड वर्क होता है बहुत सारे साइंटिस्ट का, बहुत सारे लोगों ने उसमें काम किया होता है। कई बार कोई थ्योरी देता है और उस साइंटिस्ट की थ्योरी कोई दूसरा साइंटिस्ट फेल कर देता है किसी न किसी रीज़न से, इसके बाद वो दोबारा फिर क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं। तो बहुत सारा टाइम लगता है उस थ्योरी को सक्सेसफुल होने में, तो लॉन्ग टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम उस चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे जिस चार्ज की वजह से हमें वो स्पार्क देखने को मिलता है, कि कितने टाइप के वो चार्ज होते हैं, कैसे वो जनरेट होता है।
वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, जो स्काई में लाइटनिंग होती है उससे कैसे ये रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्ले एज अ गेम। लेकिन उससे पहले हमें याद करना है जो हमने गेम खेली हुई है। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper। हमने ये गेम खेला है छोटे होते हुए। हम जब प्लास्टिक के स्केल को अपने हेयर के ऊपर रब करते हैं तो रब करने के बाद हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं पेपर के और उसके ऊपर लेके जाते हैं, तो पेपर के पीस स्केल के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उससे उनको अट्रैक्शन फील होती है। तो ये हमने गेम खेली हुई है, वो वही चीज़ है जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है, एक स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक होता है जो रुका हुआ चार्ज है, जो मूव नहीं करता। हमारा दूसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब रब करने से चार्ज कैसे आता है, वो हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे 15.1। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल, जो यूज़ की हुई है मतलब जो रिफिल ख़त्म हो चुकी है उसको आप ले लें। एंड रब इट विगर्सली विद द पीस ऑफ पॉलीथीन, और उसको पॉलीथीन के ऊपर आपने क्या करना है, जोर से रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और उसको किसके पास लेके जाना है, पेपर के पीसेस के पास। टेक केयर नॉट टू टच द रबड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस एंड को हमने रगड़ा है पॉलीथीन के ऊपर, उसके ऊपर हमने अपना हाथ नहीं लगाना और ना किसी मेटल से उसको टच करना है। सीधा हमने पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर उसको लेके जाना है, क्योंकि अगर हमने उसको हाथ से टच कर लिया तो जो चार्ज उसके ऊपर था वो हमारी बॉडी पे आ जाएगा और वो हमारी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा। ऐसे ही मेटल के पास अगर लेके जाएंगे तो मेटल के ऊपर वो चार्ज आ जाएगा। तो मेटल के पास और हमारी बॉडी में उसको टच नहीं करवाना जहाँ से उसको रगड़ा हुआ है, नहीं तो आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो टेक केयर, हमें ध्यान रखना है। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, फिर हमने क्या करना है, जो पत्तियां हैं, जो सूखी हुई पत्तियां उसके छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाना है। फिर हस्क जो होता है, हस्क क्या होता है, भूसा होता है। जैसे हमारा कनक है, कनक की जो बल्ली है उसके जब दाने निकालते हैं तो उसका जो छिलका सा बचता है उसको हस्क बोला जाता है। एंड मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड होती है सरसों, सरसों के छोटे छोटे बीज हैं, वो भी चिपक जाएंगे अगर हम रब करके उसके पास लेके जाएंगे। तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या क्या रिजल्ट आया। तो आप बोलेंगे सारी चीज़ें रब करने के बाद उस रिफिल के साथ चिपक गई। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquire a small electric charge। तो क्या होता है, जब हम रिफिल को पॉलीथीन के ऊपर रब करेंगे तो मैटर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी एटम से बनी हुई हैं। जो हायर क्लासेस में हम डिटेल से पढ़ेंगे एटम क्या है। मैं बता देता हूँ एक रफली सा आइडिया आपको कि होता क्या है। एक एटम होता है, बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनता है, एक मैटर बनता है। अब उस एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके जो अराउंड एक ऑर्बिट्स होते हैं बहुत सारे, जिसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता रहता है। इसको आप समझ सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम से। हमारा जो सन है वो सेंटर में है और जो हमारी प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वैसा ही हमारा एटम होता है। एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्लैनेट की तरह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ मूव करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो अब हमारी जो पॉलीथीन है उसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। अगर हम किसी चीज़ को उसके ऊपर रब करेंगे तो रब करने से आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। अब उस हीट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम रहा है उसको एक एनर्जी मिल जाती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो एटम से वो बाहर आ जाते हैं रब करने से, और बाहर आकर वो किसके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसको हम उसके ऊपर रगड़ रहे हैं। तो मतलब वो किसके ऊपर आ जाएंगे, रिफिल के ऊपर आ जाएंगे। तो रिफिल के ऊपर क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, रिफिल के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, पॉलीथीन के ऊपर। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन वहां से सारे निकल जाएंगे तो वहां पे ज्यादा कौन हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी।
तो पॉलीथीन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, रिफिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, ऐसी जो प्लास्टिक का जो कंगा है अगर हम ड्राई हेयर के ऊपर रब करेंगे तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक स्मॉल चार्ज आ जाएगा। और इसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब उसके ऊपर चार्ज आ गया तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोल देंगे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज्ड। तो हमने बोला ना, अगर हम रब कर रहे हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, उस टाइम चार्ज हो जाती हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। तो हमने इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिसको हमने रब करना है, और मटेरियल दे रखा है जिसके ऊपर रब करना है। फिर हमने लिखना है कि ये अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा पीसेस ऑफ पेपर के साथ, और फिर लिखना है कि ये चार्ज हो गया या नहीं हुआ। सबसे पहले रिफिल है, रिफिल को जब रब करेंगे पॉलीथीन के ऊपर या वूलन क्लॉथ के ऊपर तो क्या होगा, वो उसको पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि चार्ज आ जाएगा जो स्टैटिक चार्ज होगा, और इसलिए फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, चार्ज लिख देंगे। दूसरा है बैलून, बैलून को जब रब करेंगे पॉलीथीन के ऊपर या वूलन क्लॉथ के ऊपर या ड्राई हेयर के ऊपर तो बैलून के ऊपर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी अट्रैक्ट आएगा और यहाँ पे भी चार्ज आ जाएगा। उसके बाद इरेजर है, इरेजर को जब वूल के ऊपर करेंगे तब भी ये अट्रैक्ट करेगा और चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है स्टील स्पून। अब स्टील स्पून क्या है, एक अलॉय है, एक मेटल है। तो अगर मेटल को अगर हम पॉलीथीन के ऊपर रब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है। मेटल में क्या होता है, मेटल में जो एटम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहते हैं, वहाँ पे फिक्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, मेटल में इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव कर सकते हैं, वो बाहर नहीं आएंगे एटम से निकलकर, बस वो मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर ही, इसलिए उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा फिर रब करने से। अब रब करने से चार्ज नहीं आ रहा तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगा पीसेस ऑफ पेपर को फिर, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप आगे वाले में लिख लो कॉइन, कॉइन भी आपको पता है किसी मेटल से बना हुआ है, तो अगर वूलन क्लॉथ के ऊपर उसको रब करेंगे तो डज नॉट अट्रैक्ट आएगा और नॉट चार्ज आ जाएगा। लास्ट वाले में आप लिख लो बॉल पेन, बॉल पेन आपको पता है प्लास्टिक है, नॉन मेटल है। तो अगर इसको हेयर के ऊपर आप रब करेंगे, अब हेयर के ऊपर रब कर रहे हैं, इधर बॉल पेन है, मेटल भी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, स्टैटिक चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये अट्रैक्ट करेगा पीस ऑफ पेपर को और चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टेबल क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन वो कैसे करते हैं। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1। तो हम इस एक्टिविटी के लिए वहीं से कुछ चीज़ें ले लेंगे, जैसे कि आपको बैलून दिख रहा है, रिफिल दिख रही है। तो एक्टिविटी 15.3 क्या है, इसका ए क्या है, इन्फ्लेट टू बैलून्स। इन्फ्लेट होता है फुलाना, दो बैलून को हमने हवा से भर लेना है। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इनको हमने ऐसे लटकाना है, थोड़ा सा थ्रेड ले लेना, किसी दो नेल्स के ऊपर लटका दो कि दोनों आपस में टच नहीं करने चाहिए। रब बोथ द बैलून्स विद द वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। फिर उसको क्या करना है, दोनों बैलून को आप क्या करो, किसी वूलन के कपड़े के ऊपर रब करो और उसको छोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। अब आपको पता है पहले वाली पिक्चर में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वूलन क्लॉथ के ऊपर रब किया तो दूसरी वाली पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जो ग्रीन वाला बैलून है वो रेड वाले बैलून से दूर हो रहा है। दूर का मतलब कि उनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो रिपल्शन हो रहा है, दूर हो रही है। इसका मतलब है कि दोनों बैलून के ऊपर एक जैसा चार्ज आ चुका है, इसलिए वो दूर हो गए हैं। चार्ज दो प्रकार के मैंने बताया, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव आ जाए दूसरे पे नेगेटिव तो दोनों आपस में करेंगे अट्रैक्ट, पास पास आएंगे। लेकिन अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो दोनों एक जैसे चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए,
तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो दूर चले जाते हैं। तो इसलिए आपको ये दिख रहा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब दोनों बैलून के ऊपर सेम चार्ज आ चुका है, क्योंकि दोनों क्या है, बॉडी सेम है, दोनों ही हमने बैलून लिए। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी चीज कोई अलग थी जिसके ऊपर कुछ अलग चार्ज आएगा। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। अब यूज्ड पेन रिफिल से ये एक्टिविटी दोबारा करो। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। आपने एक कांच का कोई भी बर्तन ले लेना है, बीकर ले लो या कोई भी कांच का गिलास, उसमें क्या करो, जो एक रिफिल है उसको पॉलीथीन के ऊपर रगड़ कर उसमें रख दो। रगड़ी वाली जो चीज़ है वो ऊपर रहनी चाहिए, बाहर। उसके बाद क्या करना है, रब द अदर रिफिल, दूसरी वाली रिफिल को भी रब करो पॉलीथीन के ऊपर ही। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, उसको उसके पास लेके जाओ। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड, अपने हैंड से टच नहीं करना, जो पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, क्या रिफिल के ऊपर इफेक्ट पड़ा? हम ये चेक करेंगे कि जो रिफिल है जब उसके पास लेके जाएंगे तो वो थोड़ी दूर हो जाएगी, ठीक है, रोटेट करके थोड़ी दूर चली जाएगी, कांच के उस कॉर्नर के ऊपर रोटेट होगी, क्योंकि क्या है वो सिलेंड्रिकल शेप में तो होती है, तो थोड़ी दूर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम बॉडी थी और दोनों को पॉलीथीन के ऊपर रगड़ मार रहे हैं हम, ठीक है, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, दोनों रिपेल करेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो दोनों सेम मटेरियल थे हमने। What happen if two charge object made of different material are brought close to each other? Let us find out. अब हम डिफरेंट मटेरियल लेके चलते हैं और उसको रब करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या होता है। तो जैसे बी देखो, रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर। पहले की तरह रिफिल को पॉलीथीन के ऊपर रब करो और वहां पे रख दो कांच के गिलास में। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। अब जो बैलून है उसको रब करके वूलन क्लॉथ के ऊपर उसको उसके पास लेके जाओ। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि जो रिफिल है वो बैलून के पास आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो यहां से देखने को क्या मिलता है, मतलब उनके ऊपर क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव होगा एक के ऊपर नेगेटिव होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे। तो यहां से क्या पता लगता है, समराइज, अ चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, पहले वाले में यही हुआ था। दूसरा, अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, दोनों ने रिपेल किया यहाँ पे भी। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, लेकिन तीसरे केस में क्या हुआ है, जो बैलून है वो रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? तो यहाँ से क्या पता लगता है कि मतलब जो बैलून के ऊपर चार्ज है वो रिफिल के ऊपर चार्ज से थोड़ा सा अलग चार्ज है। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज? तो यहाँ से हमें पता लगता है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। कैन वी आल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर? बिल्कुल, अगर सेम टाइप का चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर डिफरेंट टाइप का है तो अट्रैक्ट करेगा। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब विद सिल्क एज पॉजिटिव। ये मान्यता क्या है कि अगर हम किसी ग्लास रोड को, अगर हम सिल्क वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर रब करते हैं तो हमेशा ग्लास रोड के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हमेशा फिक्स है कि अगर आपके पास कोई ग्लास की रोड है, सिल्क के ऊपर रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अगर ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, सिल्क के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने कि अगर हम ग्लास रोड को, चार्ज वाली ग्लास रोड है मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको हम चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ जिससे जूस पीते हैं उसके पास लेके जाएंगे तो वहां पे अट्रैक्शन हो रही है। तो यहां से क्या पता लगता है, अट्रैक्शन क्यों हुई, मतलब प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव ही क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है
कि ग्लास रोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। यहां से हो गया। व्हाट डू यू थिंक वुड बी काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर है उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब यहां से आपका टॉपिक क्या स्टार्ट होता है कि अगर किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर रब करते हैं तो वहां पे जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक होता है जो रुका हुआ चार्ज होता है, जो मूवमेंट नहीं करता। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप वो मूव नहीं करेंगे। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है, हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब चार्ज मूव करता है तो वहां पे तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो चार्ज के मूव करने से आ रहा है करंट, लेकिन जो यहाँ पे रब करने से जो चार्ज आता है वो अपने आप मूव नहीं करता, इसलिए वहां पे करंट वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए तो जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक की जो कोई भी चीज, उसमें से करंट फ्लो करता ही नहीं है। हमारी जो प्लास्टिक की स्विच बनी हुई है, अगर इसमें से करंट पास हो जाए, चार्ज मूव करने लग जाए तो हमें तो फिर करंट लग जाएगा। तो ये क्या है, इसलिए इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होता, सिर्फ इसके ऊपर चार्ज रहता है। तब कब, जब इसको रब करेंगे कुछ किसी दूसरी चीज के ऊपर, सिर्फ चार्ज पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा अपने आप। You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which make a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charge. तो हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो करंट आता है किसी भी सर्किट में जिसकी वजह से कोई बल्ब ग्लो करता है या कोई वायर गर्म हो जाती है, जैसे कि हीटर में गर्म हो जाती है वायर, वो किसकी वजह से होता है, वो चार्ज के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, मोशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो एक्टिविटी क्या है 15.4, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। जैम बॉटल ले लो खाली। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। बॉटल का जो माउथ है उससे बड़े साइज का एक गत्ता ले लो कार्डबोर्ड। पिर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्ट। इसमें एक छेद करना है ताकि एक मेटल की जो पेपर क्लिप है, पतली सी वायर टाइप, वो इसमें से क्या कर सके, इंसर्ट कर सके, इसमें से गुजार सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर। उसमें से एक एंड को बाहर निकाल दो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, और नीचे से उसको क्या कर लो, थोड़ा सा मोड़ लो। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम एक मेटल है। एल्यूमिनियम की जो फॉयल है, फॉयल होती है एक प्रकार का पतला सा पेज मान लो, बिल्कुल पतली पतली जो शीट होती है उसको फॉयल बोलते हैं। इस साइज की काट लो, दो एक जैसी। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन। उसको नीचे ऐसे लटका दो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड। पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दो और उसको परपेंडिकुलर रखना है आपने, किसके, कार्डबोर्ड के। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल के ऊपर। देखो गत्ता आपका हॉरिजेंटल में पड़ा हुआ है और उसके अंदर हमने पेपर क्लिप कैसे लगा दी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, और अंदर क्या लटकी हुई है, दो एल्यूमिनियम की फॉयल। चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। एक रिफिल को रब करना है आपने पॉलीथीन के ऊपर या किसी भी वुलन क्लॉथ के ऊपर जिससे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, फिर उसको टच करवाना है पेपर क्लिप के बाहर वाले एंड से। आप क्या देखेंगे कि जो अंदर वाली जो एल्यूमिनियम की फॉयल है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक तो आपको ये पता है कि हमने मेटल क्या ली हुई है, पेपर क्लिप, तो मेटल में क्या होता है, चार्ज मूव कर सकता है, इसलिए तो मेटल को गुड कंडक्टर कहते हैं। इसलिए मेटल का यूज करते हैं करंट फ्लो करवाने के लिए। कॉपर की वायर होगी है या एल्यूमिनियम की वायर, कुछ भी जो वायर है उसमें मेटल होता है। तो जो हमने रब किया उसमें क्या आया, चार्ज। तो चार्ज उस मेटल पेपर क्लिप के थ्रू होता हुआ किस में पहुंच जाएगा, एल्यूमिनियम की दोनों स्ट्रिप में। अब हमने जो रब किया, अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा दोनों के ऊपर। दोनों एल्यूमिनियम के जो टुकड़े हैं दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और दोनों सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए जो पेपर क्लिप है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज हुई या नहीं हुई। तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि हमारी जो रिफिल है वो क्या है, चार्ज है। और यहां से ये भी पता लग गया कि मेटल में से क्या होता है, चार्ज मूव कर सकता है उसमें।
ठीक है। और इस डिवाइस को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। और यहाँ से ये भी समझ में आता है कि अगर एक चार्ज को दूसरी बॉडी के ऊपर भेजना है तो उसको किससे भेज सकते हैं, थ्रू अ मेटल कंडक्टर। कोई भी मेटल की चीज ले लो जो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसमें से करंट पास हो जाता है, चार्ज उसमें से मूव करके नीचे चला जाएगा। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड। अब क्या करो, आप पेपर क्लिप को टच करो। पेपर क्लिप को जब टच करेंगे ऊपर वाले एंड को, तो हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो वो वाला चार्ज हमारी बॉडी में से होता हुआ, हमारे पैर ग्राउंड में है तो ग्राउंड में चला जाएगा, तो चार्ज सारा जीरो हो जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो आके हमारी बॉडी से नीचे ग्राउंड में चले जाएंगे। तो आप वहां पे क्या देखेंगे कि एल्यूमिनियम की जो टुकड़े हैं वो वापस आपस में जैसे पहले रखे हुए थे वैसे के वैसे आ जाते हैं। दोबारा फिर क्या करो, आप पॉलीथीन जो है उसके ऊपर रिफिल को रब करके दोबारा लगाओ, तो फिर वो दूर हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। दोबारा अपने हाथ से टच करो पेपर क्लिप को, दोबारा चार्ज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को जीरो कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी बॉडी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर हमने क्या करना है, चार्ज को जीरो करना है, अर्थ में भेजना है, तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग का फायदा क्या है, कई बार क्या होता है हमारे घरों में कोई ना कोई किसी वायर में करंट क्या होता है, लूज होता है, मतलब वहां से चार्ज जो है वो लीक होता रहता है, करंट लीक होता रहता है। तो अगर ऐसी चीज है तो वहां पे अगर हम कोई वायर वहां से अटैच करके अगर हम ग्राउंड में छोड़ दें, तो कहीं से भी कोई लीकेज होगा तो लीक वाला करंट कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। सारा जो करंट है वो जीरो हो जाना है, जिससे हमें क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से हम बच सकते हैं। तो ये जो है अर्थिंग का फायदा है। तो आपने देखा होगा आपका जो सॉकेट आता है, सॉकेट में एक ऊपरी ऊपर बड़ा सा जो है छेद दिया होता है, नीचे वाले जो छोटे छोटे दो छेद होते हैं उससे ऊपर वाला एक छेद बड़ा होता है। वो वाली जो पिन होती है सॉकेट में, प्लग में, वो अर्थिंग वाली जो है पिन होती है। अगर वहां से कोई भी लीकेज होगा तो वहां से सारा जो घर में सारा कनेक्शन होता है वो एक वायर से अटैच कर देते हैं, अर्थिंग वाली वायर से, और उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सारा जो भी करंट लीक होगा वो सारा जमीन में जाके जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।